आज हम बच्चों इस ऑडियो में अशोक के अशोक के फूल से संबंधित जो अगला शेष अवतरण है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। उसकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर पर हम प्रकाश डालेंगे। अगला जो है छठवां अवतरण है वह इस प्रकार है। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। कहने का मतलब है, लेखक का ये कहना है कि अशोक को जो सम्मान कालिदास के साहित्य में मिला उसके पूर्व किसी ने उसको अपने साहित्य में स्थान नहीं दिया था। केवल कालिदास ने उसको बड़ी शोभा और उसकी सुकुमारता को लेकर के अपने साहित्य में उसका वर्णन किया है। सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। वह ऐसा अनोखा विचित्र फूल था कि उसका खिलना इस प्रकार होता था कि जब सुंदरियां अपने पैरों में बजने वाले नूपुरों को जो पहन करके उसके निचले हिस्से को जब अपने कोमल चरणों से दबाती थी तो वह फूल खिल उठता था और उन खिले हुए कोमल कपोलों पर कर्णावंतस के रूप में झूलता था। कपोल मतलब गाल। और वे उन फूलों को अपने कानों के आभूषण के रूप में प्रयोग करती थी जो उनके कोमल गालों पर झूलता रहता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। और उन फूलों को वो गजरे के रूप में अपने बालों में भी उसका प्रयोग करती थी जो उनके सौंदर्य को 100 गुना बढ़ा देता था, उनके सौंदर्य में वृद्धि करता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, अर्थात वह महादेव को भी वह फूल इतना मनोहर इतना सुंदर था कि सामान्य लोग तो उससे आकर्षित होते ही थे, उनके मन को हरता ही था, बल्कि वह अपना प्रभाव देवताओं पर भी छोड़ता था। भगवान शंकर भी उस फूल को देख करके क्षुब्ध हो जाते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मर्यादा भगवान राम के चित्त में वह ऐसा मनोहर पुष्प था कि उस पुष्प को देख करके उनके चित्त में सीता का भ्रम पैदा हो जाता था, क्योंकि माता पार्वती और माता सीता भी अपने बालों में गजरे के रूप में और आभूषण के रूप में फूलों का प्रयोग करती थी। और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। मनोजन्मा अर्थात इच्छा से जन्म लेने वाले देवताओं के एक इशारे पर, एक संकेत पर जैसे ही संकेत करते थे उनके कंधों पर वह फूल खिल उठता था। वह ऐसा विचित्र और रहस्यमय फूल था। अब है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके गद्यांश का संदर्भ मैंने पहले अवतरण के पहले प्रश्न में बता दिया है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यही है कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावंतस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। इस रेखांकित अंश में लेखक ये बताना चाहते हैं कि वह ऐसा अशोक का जो फूल है, पुष्प है, वह बहुत ही विचित्र, बहुत ही मनोहर है। ऐसे सुंदर फूल को कालिदास ने अपने साहित्य में बहुत ही उसका सम्मान दिया, लेकिन वह ऐसा उसके पूर्व उसको कोई सम्मान नहीं मिला था। वह उस फूल का खिलना बड़े ही विचित्र रूप से होता था। जब सुंदरियां अपने पैरों में बजने वाले नूपुर को पहन करके उसके निचले हिस्से को जब अपने कोमल चरणों से हल्का दबाती थी तो वह फूल अपने गुच्छों के रूप में खिल उठता था और उन फूलों को सुंदरियां अपने कानों में आभूषण के रूप में पहनती थी और जो उनके गालों पर, कोमल कपोलों पर, गालों पर वह झूलता रहता था और उनका प्रयोग भी अपने बालों में गजरे के रूप में भी करती थी, जिससे उनके सौंदर्य को वह 100 गुना बढ़ा देता था। ये रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य है?
तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का यह उद्देश्य है, यह बताना उद्देश्य है कि यह अशोक का जो पुष्प है वह सामान्य जन को तो आकर्षित करता ही था, परंतु वह देवताओं पर भी अपना प्रभाव छोड़ता था, अर्थात देवता भी उसके सौंदर्य से प्रभावित होते थे। अगला है, किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी? अशोक फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। अगला है प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया? इसका उत्तर है, संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया। अब अगला जो अंतिम अवतरण है वह इस प्रकार है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। इस अवतरण में लेखक का प्रगतिवादी दृष्टिकोण उभरा है। उसे गरीबों और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति है और इसी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि ये विचार है उसका, लेखक का, कि अशोक का वृक्ष कितना भी सुंदर हो, मन को हरने वाला हो, जितना भी रहस्यमय हो, अर्थात न जाने कौन सी उसमें ऐसा गूढ़ बातें छिपी हुई हैं जिसको जान पाना असंभव है, जान पाना बहुत कठिन है। वह कितना भी अलंकारमय हो, अर्थात कितना भी वह सजाया हुआ फूल हो, कितना सुंदर हो, परंतु वह सामंती सभ्यता का प्रतीक है। सामंती सभ्यता मतलब राजा महाराजाओं की सभ्यता, धनी वर्ग की सभ्यता, ऐसी सभ्यता जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर फलती और फूलती है, अर्थात आगे बढ़ती है। गरीबों के उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी होती। कहते हैं गरीबों के रक्त से, उसके शोषण से और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी। कहने का इसका मतलब है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। इसका मतलब है कि वह सामंती सभ्यता ऐसी थी जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर फलती फूलती अर्थात विकास करती थी। गरीबों के रक्त से, उसके शोषण से और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से ही सामंती सभ्यता आगे बढ़ती है। उनके अपने विकास में उनका अपना कोई योगदान नहीं होता है। वह केवल साधारण प्रजा का इतना शोषण करती है, उनको अधिकारों से वंचित करती है, उनके सारे अधिकारों को छीन लेती है और मनमाने ढंग से उन पर अपना अधिकार जमाती है, तो उन्हीं के ऐसी दशा में वह आगे बढ़ती है। परंतु लेखक अब ये कहते हैं कि वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। कहते हैं कि अब न वे सामंत रहे और न पहले आयोजित होने वाले मदनोत्सव, उनकी धूमधाम भी समय के साथ समेट गया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, उसमें परिवर्तन होता गया, वैसे ही उस समय आयोजित होने वाले मदनोत्सव का धूमधाम भी समाप्त हो गया। संतान कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। लेखक कहते हैं कि जो संतान की इच्छा रखने वाली जो स्त्रियां थीं, जो
गंधर्वों और यक्षों से जो अपेक्षा करती थी, उनको उनसे अधिक शक्तिशाली देवताओं का जब वरदान मिलने लगा तो वे यक्षों और गंधर्वों के इस सम्मान को घटा दिया, क्योंकि उन्हें शक्तिशाली देवताओं का वरदान, उनसे अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। कहते हैं जो सिद्ध लोग थे उस समय के, काली दुर्गा अर्थात देवियों की जो शक्ति थी वह यक्षों की इज्जत घटा दी, क्योंकि इनका वरदान, इनकी शक्ति उन्हें मिलने, इनके वरदान के द्वारा उनकी इच्छा, उनकी जो इच्छा रहती थी वह पूरी होने लगी, उनकी कामना पूरी होने लगी। इसलिए यक्षों की भी इज्जत घट, क्योंकि जो कार्य यक्षों और गंधर्वों के द्वारा होता था वह उनसे अधिक शक्तिशाली देवताओं के द्वारा होने लगा, इसलिए इनका सम्मान घट गया। उसके बाद दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। कहते हैं वर्तमान काल में तो पीरों अर्थात सिद्धों ने, भूतों, भैरवों और काली दुर्गा आदि ने यक्ष पूजा को समाप्त प्रायशः कर दिया, अर्थात उसको समाप्त ही कर दिया। लोग, उस समय के लोग यक्ष की पूजा को छोड़कर इन शक्तियों की पूजा करने लगे, तो यक्षों की इज्जत घट गई। दुनिया अपने रास्ते पर आगे बढ़ती गई और जब मदोत्सव समाप्त हो गए तो अशोक का महत्व भी घट गया, उसे भुला दिया गया। अर्थात समय के साथ दुनिया आगे बढ़ती गई और इसीलिए अशोक से उसका कोई कार्य नहीं सधा, उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए वह अशोक को पीछे छोड़ दिया। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? सामंत सभ्यता का परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? इसका उत्तर है लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंती सभ्यता समृद्ध हुई थी। आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है? आज वह सामंती सभ्यता पूरी तरह से उखड़ गई है, उसका समाज समाप्त हो गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या है समय के परिवर्तन के साथ वह सामंती सभ्यता अर्थात धनी वर्ग की जो सभ्यता थी, उसका समाज था, वह पूरी तरह से समाप्त होता गया और उनके द्वारा मनाया जाने वाला मदनोत्सव का उत्सव भी समाप्त हो गया। पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नामोल्लेख कीजिए। पाठ के शीर्षक अशोक के फूल तथा लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? अशोक का वृक्ष सामंती सभ्यता का प्रतीक है। सामंत सभ्यता किसके आधार पर पली बढ़ी? सामंत सभ्यता साधारण प्रजा के परिश्रम पर पली बढ़ी। अगला प्रश्न है संतान कामनियों को किसका वरदान प्राप्त होने लगा? संतान कामनियों को यक्षों और गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। यक्षों की प्रतिष्ठा किसने घटा दी? यक्षों की प्रतिष्ठा पीरों, भूतों, भैरवों और काली दुर्गा ने घटा दी। अशोक के वृक्ष की क्या विशेषताएं हैं? अशोक का वृक्ष, इसका उत्तर है अशोक का वृक्ष मनोहर है, रहस्यमय है और अलंकारमय है। सामंत सभ्यता से क्या तात्पर्य है? सामंत सभ्यता से तात्पर्य है राजा महाराजाओं एवं धनी वर्ग की सभ्यता। संतान कामनियों को किसका शक्तिशाली वरदान मिलने लगा? उसका उत्तर है संतान कामिनियों को गंधर्वों और यक्षों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। ये सारे आपके प्रश्नोत्तर हो गए
और इन प्रश्नोत्तर को अब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आज ये पाठ पूरा यहीं पर समाप्त होता है।